नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासें आपके लिए मुहैया कराई जा रही है और आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं इसमें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये जो हमारी क्लासें हैं, ये हमारी क्लासें आपको कई परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जुड़े अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि क्वेश्चन मैटर वही होता है, क्वेश्चन बनाने का जो है कि आइडिया वहां बदल जाता है, तो वो चीज़ों को भी हमने ध्यान दिया है। तो आप लोग जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्य लोगों को जोड़ भी दें इसमें और शेयर करते रहें अपने परिवार में। और द काउंसिल सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल हमारा है। अब ये जो है कि द काउंसिल सिविल सर्विसेज हमारा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर लें ताकि इस जो हमारी क्लास चल रही इसका पीडीएफ भी आपको मिल सके। वहाँ से पीडीएफ आप रखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और अच्छे से तैयारी में अपने लग जाइए, आप जरूर सफल होंगे। ठीक, बढ़ते हैं। तो MIQ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का आज हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में किस संस्था ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन को लॉन्च किया है। किस संस्था ने पूछा जा रहा है कि ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन को लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारे हैं नीति आयोग, विश्व बैंक, सीमा सड़क संगठन और परिवहन मंत्रालय। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन लॉन्च किया है ये पूछा जा रहा है। तो ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन को हाल ही में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नीति आयोग होगा, यानी नीति आयोग ने किया है। देखिए और भी जानकारी इसमें लीजिए। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी CESL और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सहयोग से नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है। तो किसका सहयोग लिया है ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसके लॉन्च से केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, फिर राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, फिर शहर स्तरीय सरकारी जो एजेंसियां हैं, फिर मूल उपकरण निर्माता और ट्रांजिट सेवा प्रदाता जो हैं, कंपनी संस्थान जो हैं, को और मजबूत बनाया जाएगा जिससे पेट्रोल डीजल वाली जो समस्याएं हैं वो कम होगी। इलेक्ट्रिक बसें जो है शुरू हो जाएगी। हमारा है कि हाल ही में यूनिसेफ का कैथरीन रसेल या देविका सेठी, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कैथरीन रसेल। देखिए व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब ये हेनरीटा फोर का स्थान लेगी। किसका स्थान ले रही हैं कैथरीन रसेल? हेनरीटा फोर का स्थान ले रही हैं जिन्होंने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया था, हेनरीटा फोर ने। अब उनकी जगह जो यूनिसेफ की प्रमुख बनाई जा रही कैथरीन रसेल बनाई जा रही है। फिर देखिए और कुछ जानकारी लेते हैं कैथरीन के बारे में। तो कैथरीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं। अब यूनिसेफ के बारे में अगर जाना जाए तो यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है। अब यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है यूनिसेफ, और जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। बच्चों को जो मानवीय भावना है, विकासात्मक, वो सहायता प्रदान करने के लिए यूनिसेफ जिम्मेदार है। अब अगर देखें यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को
न्यूयॉर्क में हुई थी। संस्थाओं से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई थी। देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहला दिया जा रहा है कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा कथन दिया गया कि इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। दो कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है कि इसमें सत्य कथन आपको पहचानना। ये जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट है, हाल ही में IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। जो लगातार वो शीर्ष स्थान अपना बनाया था वो बरकरार रखा हुआ है। इस अनुसार अगर देखें तो हमारे दोनों कथन यह है सत्य दिख रहे हैं और सत्य कथन पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सत्य है। देखिए, और भी चीजें जानकारी लेते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट के बारे में। 9 दिसंबर 2021 को, कब? 9 दिसंबर 2021 को विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई और यह रिपोर्ट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। देख रहे हैं, प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। तो इस बार जो प्रकाशित की गई है 2021 का है। ठीक, यह 64 अर्थव्यवस्थाओं को ग्रेड करती है, 64 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में ग्रेड देती है, जिसमें स्विट्जरलैंड अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं इजराइल 22वें स्थान पर, UAE 23वें स्थान पर है, तो ताइवान 16वें स्थान पर है। यह आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही संपन्न परियोजना को कब लॉन्च किया गया था? संपन्न परियोजना को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2016, 2018, 2019, 2020। तो ये जो संपन्न परियोजना है इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। कब? 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका सही उत्तर होगा बी। देखिए व्याख्या। संपन्न का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। क्या फुल फॉर्म है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो यह संपन्न परियोजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन दी जा रही है। 1 लाख लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन दी जा रही है, जिस कारण ये संपन्न परियोजना, जो संपन्न योजना है, चर्चा में रही है। इस पे पूछा जा सकता है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। किसके लिए? दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए। अब यह जो संपन्न योजना है यह संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, आपको ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी की पॉइंट आपके क्या है? रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन दिया गया कि इस वर्ष यानी 2021 की बात चल रही कि 2021 इस वर्ष प्रोफेसर नीना गुप्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, पहला कथन। दूसरा कथन है कि नीना गुप्ता यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। तीसरा दिया है कि इस पुरस्कार को 2005 से प्रदान किया जा रहा है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या उपर्युक्त सभी। तो ये रामानुजन जो पुरस्कार है, रामानुजन पुरस्कार जो 2021 में दिया जा रहा है, 2021 में जो दिया जा रहा है, ये प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया जा रहा है 2021 का रामानुजन पुरस्कार। अब नीना गुप्ता ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है, तीसरी महिला है। और यह पुरस्कार जो रामानुजन पुरस्कार है यह 2005 से प्रदान किया जा रहा है, 2005 से प्रदान किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये तीनों कथन हमारे सत्य दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सही हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी उपर्युक्त
सभी। देखिए व्याख्या। इस वर्ष प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देख रहे हैं, विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए यह प्रदान किया गया। किस लिए दिया गया है यह भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। यह रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है और विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए यह पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए इसको प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष 2005 से। और यह पुरस्कार अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, देखिए अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स यानी ICTP द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है भारत सरकार की चल रही बात, तथा अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ, अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है यानी 3 संस्थाएं इसमें शामिल दिख रही हैं। एक तो दिख रही है ICTP, दूसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तीसरा अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ। इन तीनों द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रदान किया जाता है विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2005 से। फिर देखिए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। तो 31 दिसंबर जो आ रही है उस दिन नीना गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाएगा। घोषणा हो चुकी है कि नीना गुप्ता ये पुरस्कार उनको ही दिया जाएगा। फिर देखेंगे अगर इसमें बात करें तो कितना मिलता है पैसे की बात, इसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है अभी अभी जो है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे हैं 2010, 2013, 2015 और 2018। तो ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा सी 2015। देखिए आओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को किस संस्था ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपको याद रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ISA जो है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और इसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना। सौर विकास को उत्प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 में। पेरिस, अगर आपको याद हो तो पेरिस में 2015 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा इसे स्थापित किया गया था। पेरिस समझौता जो हुआ था जलवायु परिवर्तन पर 2000 किस तरह से होगा उसके महत्व को बारे में बताया जाएगा इसमें। और पर्वतीय क्षेत्र के प्रति जो दायित्व है अन्य लोगों का, जो दुनिया के लोग हैं, इनके प्रति जो है उनको जागरूक करना है, ये इसका उद्देश्य रहा है। अब इस वर्ष अगर बात करें यानी 2021 की बात हम करें तो 2021 में इसकी थीम है सतत पर्वतीय पर्यटन। सतत पर्वतीय पर्यटन इसकी थीम है। अब यह दिवस पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिवस 2003 में स्थापित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में न्यू कैलेडोनिया द्वीप क्षेत्र ने किस देश का हिस्सा बने रहने के लिए मतदान किया है? हाल ही में न्यू कैलेडोनिया द्वीप क्षेत्र ने किस देश का हिस्सा बने रहने के लिए मतदान किया है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी। तो न्यू कैलेडोनिया द्वीप ने हाल ही में फ्रांस के साथ बने रहने के लिए मतदान किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। देखिए, न्यू कैलेडोनिया द्वीप यानी न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने एक जनमत संग्रह में फ्रांस का हिस्सा बने रहने का विकल्प चुना और दक्षिणी प्रांत क्षेत्र की अध्यक्ष सोनिया बैक्स जो है दक्षिणी प्रांत क्षेत्र की अध्यक्ष हैं, इन्होंने परिणामों की इसकी घोषणा की और जिसमें इन्होंने दिखाया गया कि इसमें भाग लेने वालों में से 96% लोगों ने, कितने, 96% लोगों ने फ्रांस में रहने का विकल्प चुना है। इस तरह से इसने फ्रांस के साथ बने रहने पर सहमति दिखाई है। इसमें जो है कि आज के क्वेश्चन में हम इतने ही बात करने वाले हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास लेकर के आपके लिए आते हैं। आप बने रहिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और आप जो है कि क्लास में लगातार बने रहिए। करंट अफेयर आपको एक ही जगह से मुहैया कर दी जाएगी, ये विश्वास रखिए। और टेलीग्राम चैनल से इसका PDF आप डाउनलोड कर लें। आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।